मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देहरादून में सड़क के सुधारीकरण और चौड़ीकरण को लेकर बैठक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की अध्यक्षता। अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने के दिए निर्देश। टिहरी में शीत ऋतु को लेकर जनपद समीक्षा बैठक। डीएम नीतिका खंडेलवाल ने की अध्यक्षता। सभी एसडीएम और तहसीलदारों को दिए निर्देश। देहरादून में जनता दरबार कार्यक्रम आयोजित। जनता दरबार में मिली 37 शिकायतें। डीएम नीतिका खंडेलवाल ने सुनी समस्याएं। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन संस्कृत गंगा संगम के समापन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं संस्कृत अकादमी हरिद्वार, जहां सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय ज्ञान परंपरा, वैश्विक ज्ञान के विकास में संस्कृत का योगदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज यहां पर मुझे भी आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार का, सभी आयोजकों का, कुलपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सच में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाल्यकाल से थोड़ा बहुत संस्कृत में हम लोगों ने भी अध्ययन किया और इस संस्कृत सम्मेलन में जो संस्कृत भाषा की समृद्ध ज्ञान परंपरा के संबंध में भारत और दुनिया से आए हुए जो हमारे विद्वतजन हैं, उनके द्वारा यहां पर विचार मंथन किया गया है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन न केवल संस्कृत भाषा के गौरव को पुनः स्थापित करने की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कृत भाषा के प्रति रुझान बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अच्छा तो ये होता कि मैं भी आपके सामने संस्कृत में ही बोलता, लेकिन अभी चूंकि कक्षा 8वीं के बाद एक क्रम थोड़ा टूट गया, इसलिए मैं अपने को इसमें थोड़ा सा असमर्थ पाता हूं। और उस समय सीखी गई श्लोक की पंक्तियां, व्याकरण के मूलभूत नियम और संस्कृत की मधुरता सच में मुझे आज भी प्रेरित करती है। बहुत सारे श्लोक जो उस समय के मुझे कंठस्थ हैं, वो बाल्यकाल में जो संस्कृत में हम लोगों ने। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ गढ़ी कैंट स्थित कैनाल रोड, टपकेश्वर मार्ग और डाकरा बाजार क्षेत्र में सड़क मार्ग के सुधारीकरण और चौड़ीकरण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि सड़क पर किए गए सभी चिन्हित अतिक्रमणों को नोटिस जारी कर 3 दिन का समय दिया जाए और इसके उपरांत ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने ज्वाइंट विजिट कर स्थल निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए, जिससे कि कार्रवाई में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि चौड़ीकरण की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय निवासियों और प्रतिष्ठान स्वामियों को न्यूनतम क्षति हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ढाकरा बाजार में रेहड़ी ठेली वालों के संबंध में पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि सभी का वेरिफिकेशन कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जिसका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, उन्हें बाजार में प्राथमिकता से स्थान उपलब्ध कराया जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग अधिकारियों को अनारवाला मालसी मार्ग के चौड़ीकरण और किमाड़ी मोटर मार्ग में आ रहे सभी विसंगतियों को दूर कर कार्य को शीघ्र गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में
लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ गढ़ी कैंट स्थित केनाल रोड टपकेश्वर मार्ग और डाकरा बाजार क्षेत्र में सड़क मार्ग के सुधारीकरण और चौड़ीकरण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि सड़क पर किए गए सभी चिन्हित अतिक्रमणों को नोटिस जारी कर 3 दिन का समय दिया जाए और इसके उपरांत ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने ज्वाइंट विजिट कर स्थल निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए, जिससे कि कार्रवाई में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित हो सकें। उन्होंने ये भी कहा कि चौड़ीकरण की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय निवासियों और प्रतिष्ठान स्वामियों को न्यूनतम क्षति हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें ताकि क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डाकरा बाजार में रेहड़ी ठेली वालों के संबंध में पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि सभी का वेरिफिकेशन कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है उन्हें बाजार में प्राथमिकता से स्थान उपलब्ध कराया जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग अधिकारियों को अनारवाला मालती मार्ग के चौड़ीकरण और किमाड़ी मोटर मार्ग में आ रही सभी विसंगतियों को दूर कर कार्य को शीघ्र गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून से, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ गढ़ी कैंट स्थित केनाल रोड टपकेश्वर मार्ग और डाकरा बाजार क्षेत्र में सड़क मार्ग के सुधारीकरण और चौड़ीकरण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि सड़क पर किए गए सभी चिन्हित अतिक्रमणों को नोटिस जारी कर 3 दिन का समय दिया जाए। जिला सभागार नई टिहरी में डीएम नितिका खंडेलवाल ने जनता दरबार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्या और शिकायतों को सुना। इस मौके पर 37 शिकायतें मिली जो पुनर्वास, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, खंड विकास आदि अन्य विभागों से संबंधित रही। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन और जन समर्पण पोर्टल पर दर्ज लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। साथ ही अधिकारियों को समय से शिकायतों का निस्तारण करने और जो शिकायतें क्लोज हो गई हैं उनके पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए। दर्शन में अब हम देखेंगे तो शिकायतें काफी अच्छा निस्तारण भी है, क्योंकि अधिकारी आते हैं तो मौके पर निस्तारण हो जाता है। कुछ जैसे पुनर्वास के काफी मैटर्स अब स्ट्रीमलाइन हो गए हैं, क्योंकि पुनर्वास में देखा गया है कि लोग बार बार आते हैं एक ही चीज का वो करने के लिए। तो हमने काफी उनकी रिपोर्ट बना ली है और उनका निस्तारण मौके पर कर दिया है कि जो भूमिहीन नहीं है उसको पात्रता नहीं बनती है तो आज के बता के हम लोग खत्म कर रहे हैं। जिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम द्वारा रेंटल स्कूटियों पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 20 स्कूटियों को सीज कर दिया गया है। वहीं स्कूटी संचालकों को चेतावनी दी गई है कि यदि नियत स्थान से स्कूटी का संचालन नहीं किया गया तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस दौरान स्कूटी संचालकों में हड़कंप मच गया। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद और परिवहन विभाग के आरटीओ द्वारा पुलिस के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी गई कि यदि माल रोड के साथ ही अन्य स्थानों पर स्कूटियां पार्किंग और संचालित की गई तो आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई होगी। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने कहा कि पिछले कई समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि स्कूटी संचालकों द्वारा मनमाने ढंग से नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े किए जा रहे हैं और वहीं से इनका संचालन किया जा रहा है, जिसे देखते हुए संयुक्त कार्रवाई की गई है। देख रहे थे कि हमारे यहाँ जो रेंटल स्कूटी ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा कई तरह की अनियमितताएं की जा रही थी कि उन्होंने अपनी पार्किंग स्थल कहीं और मेंशन किया है और उसको हमारी माल रोड, 0 पॉइंट, पिक्चर पैलेस जैसी जो सार्वजनिक सड़क है वहां पे वो उसको रख के ऑपरेट करे। तो इसी क्रम में आज कार्रवाई की गई। तो हमने जैसे पशु चिकित्सालय के निकट जो एक सरकारी जमीन है वहां पे हमने पाया कि कुछ ऑपरेटर्स द्वारा जो है वहां से रेंटल स्कूटी का संचालन किया जा रहा है।
तो इसलिए तत्काल उनको सीज किया है और उनके खिलाफ सभी के निरस्तीकरण एवं सारी स्कूटीज को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं। साथ ही हमारी आरटीओ महोदया द्वारा भी हमें निर्देशित किया गया था कि मसूरी में जो रेंट एंड बाइक है, रेंट एंड स्कूटी के सिस्टम के तहत जो भी वाहन चल रहे हैं, वो जो क्षमता है उनकी जितना उनको मुख्यालय द्वारा एसटीए द्वारा अलाउ किया गया है, उससे अधिक की संख्या में ये लोग गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं। और साथ ही जो भी उन्होंने एक डिफाइंड पार्किंग स्थल दे रखी है, उस पार्किंग स्थल से भी अलग हटके पार्किंग करा रहे हैं उन गाड़ियों का, जिससे मसूरी शहर में जाम की स्थिति या यातायात बाधित हो रहा है। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वर्गाश्रम क्षेत्र अंतर्गत गीता आश्रम में गीता जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में संत महात्माओं के अलावा पुलिस के अधिकारी और तमाम स्कूलों के छात्र शामिल हुए। विधिवत पूजा पाठ के बाद मुख्य रूप से गीत भाषण और गीता श्लोक प्रतियोगिता कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को गीता आश्रम की ओर से प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर हौसला अफजाई की गई। गीता आश्रम के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने बताया कि गीता जयंती महोत्सव हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जन जन तक गीता का ज्ञान पहुंचाना है। स्कूली छात्र जब कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उन्हें गीता का ज्ञान भी दिया जाता है। गीत भाषण और गीता श्लोक प्रतियोगिता के माध्यम से भी गीता के ज्ञान को प्रसारित करने का काम होता है। उन्होंने बताया कि हौसला अफजाई के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी छात्रों को प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। अव्वल आने वाले छात्रों के साथ अन्य छात्रों में प्रतियोगिता को लेकर उत्साह भी देखा गया। इनाम और प्रशस्ति पत्र मिले तो छात्रों के चेहरे पर उनकी सफल मेहनत की मुस्कान भी देखी गई। हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से शिशु हाथी की मौत हो गई। शिशु हाथी हरिद्वार से देहरादून जा रही हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आया। शिशु हाथी की मौत से राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के चलते करीब 2 घंटे तक रेल यातायात भी बाधित रहा। राजाजी टाइगर रिजर्व के ACF अजय लिंगवाल ने बताया कि चालक ने हाथियों के झुंड को देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन दूरी कम होने के कारण हादसा नहीं टल सका। प्राथमिक जांच में धुंध के कारण घटना होना सामने आया है। धुंध अधिक होने के कारण हाथियों का झुंड दूर से नहीं दिख पाया। पास आते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए, लेकिन शिशु हाथी रेलवे ट्रैक पार नहीं कर पाए, जबकि साथ में मौजूद 4 अन्य हाथी रेलवे ट्रैक पार कर चुके थे। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि हादसे से पहले ट्रेन की स्पीड निर्धारित स्पीड से ज्यादा थी। लापरवाही सामने आने पर लोको पायलट खुशीराम मौर्य और सहायक लोको पायलट दीपक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन संस्कृत गंगा संगम के समापन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में
पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल भी उपस्थित है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं संस्कृत अकादमी हरिद्वार, जहां सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय ज्ञान परंपरा, वैश्विक ज्ञान के विकास में संस्कृत का योगदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज यहां पर मुझे भी आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार का, सभी आयोजकों का, कुलपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सच में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाल्यकाल से थोड़ा बहुत संस्कृत में हम लोगों ने भी अध्ययन किया और इस संस्कृत सम्मेलन में जो संस्कृत भाषा की समृद्ध ज्ञान परंपरा के संबंध में भारत और दुनिया से आए हुए जो हमारे विद्वज्जन हैं, उनके द्वारा यहां पर विचार मंथन किया गया है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन न केवल संस्कृत भाषा के गौरव को पुनः स्थापित करने की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कृत भाषा के प्रति रुझान बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अच्छा तो ये होता कि मैं भी आपके सामने संस्कृत में ही बोलता, लेकिन अभी चूंकि कक्षा 8वीं के बाद एक क्रम थोड़ा टूट गया, इसलिए मैं अपने को इसमें थोड़ा सा असमर्थ पाता हूं। और उस समय सीखी गई श्लोक की पंक्तियां, व्याकरण के मूलभूत नियम और संस्कृत की मधुरता सच में मुझे आज भी प्रेरित करती है। बहुत सारे श्लोक जो उस समय के मुझे कंठस्थ हैं, वो बाल्यकाल में जो संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ाई करी, उसी का परिणाम है। जैसे अभी भाई साहब वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, तो एक श्लोक कक्षा 6 में हमने पढ़ा था, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। तो ऐसे अन्य भी बहुत सारे हैं। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और विज्ञान का मूल आधार है। संस्कृत भाषा के आधार पर ही प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास संभव हो सका है। हम सभी को ज्ञात है कि विश्व की अधिकतर भाषाएं हैं, उनकी जड़ें किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। और सनातन संस्कृति के वैदिक काल इतिहास को अगर हम देखेंगे तो हमारे समस्त वेद, पुराण और उपनिषद, इसकी रचना संस्कृत में ही की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसको देववाणी भी कहा जाता है। हमारे यहां संस्कृत के बारे में कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से उनके शासकीय आवास पर बार एसोसिएशन देहरादून के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अधिवक्ताओं के चैम्बरों के लिए भूमि आवंटन और सरकार द्वारा चैम्बरों के निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने मंत्री से इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आश्वस्त किया कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण पर जल्द आवश्यक कार्रवाई करेगी। और अपनी जायज मांग के लिए लगातार मांग कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री से इनका एक सब्जेक्ट मिला भी था और बिंदु पर बातचीत हुई थी। जैसे कि मैंने अधिकारी को भी जानकारी दी, कुछ उसका इंटरप्रिटेशन गलत होने के कारण किस दिशा में उसको जाना चाहिए था वहां तक पहुंच नहीं पाई। अभी मैंने सचिव
जो है वो कार्मिक सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को बताया कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को नो वर्क नो पे प्रकरण के आधार पर हटाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में गंभीर चिंता व्याप्त है। इस पर गंभीरता दिखाते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर ही एमडी उपनल और अपर सचिव सैनिक कल्याण को बुलाकर विस्तृत चर्चा की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुद्दे के समाधान के लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द निस्तारण किया जाए और इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का आभार भी व्यक्त किया। तो देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से कर्मचारियों ने मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने गंभीर चिंता भी जताई है। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को बताया कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को नो वर्क नो पे प्रकरण के आधार पर हटाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में गंभीर चिंता व्याप्त है। इस पर गंभीरता दिखाते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर ही एमडी उपनल और अपर सचिव सैनिक कल्याण को बुलाकर विस्तृत चर्चा की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुद्दे के समाधान के लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द निस्तारण किया जाएगा और इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का आभार भी व्यक्त किया है। डीएम नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में शीत ऋतु को लेकर जनपदीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड के दौरान कोई भी व्यक्ति परेशान न हो। इसके लिए सभी एसडीएम, तहसीलदार और ईओ नगरपालिका ये सुनिश्चित करें कि रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था रहे। उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्य स्थलों पर अलाव की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि जनपद क्षेत्रांतर्गत 6 रैन बसेरा में उपलब्ध 66 बेड की फोटो तत्काल उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जहां साइनेज लगाने की आवश्यकता है उसे शीघ्र पूरा किया जाए। डीएम ने आवारा पशुओं की देखभाल पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त डीएसओ मनोज डोभाल को निर्देशित किया गया है कि स्नो कवर्ड क्षेत्रों खाद्यान्न आपूर्ति सुचारू और बाधा रहित रहे। डीडीएमओ को जनपद में तैनात जेसीबी की लोकेशन सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। विदित है कि शीत ऋतु आ रही है और 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो ये कि जितने भी जिले में बर्फबारी वाले इलाके हैं जो इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, वहां पे हम लोग की खाद्यान्न की व्यवस्था प्रॉपर हो। तो वो इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि 3 महीने का खाद्यान्न जो है वो लोकेशन पर पहुंच जाए। हमारे ऐसे 11 जगह हैं जहां पे हम लोग खाद्यान्न पहुंचाते हैं। उसके अलावा जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं वहां पे जब बहुत ज्यादा रोड ब्लॉक हो जाती है तो जेसीबी से हमारी रोड और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।